तो जो कल हमने सारा कुछ रीड किया था उसका एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने स्टार्ट किया था रिसर्च राइटिंग से, ठीक है? तो रिसर्च क्या होती है उसके बारे में हमने देखा था कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको एक सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज़्ड वे के अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके लिए एनालाइज़ करते हैं उसको और देन इंटरप्रेट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने कोई भी डिज़ीज़ है उसके कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है या कोई ट्रीटमेंट है उसको इम्प्रूव करना है। डिज़ीज़ को सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई नहीं करना, कोई प्रॉब्लम भी अगर रेलेवेंट फ़ील्ड से तो उसको अगर आइडेंटिफ़ाई करना है तो उसके लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट्स के लिए। उसके अलावा कोई डिसीज़न मेकिंग करनी हो उसमें हेल्पफुल होता है और अगर आपने कोई न्यू नॉलेज ऐड करना है साइंस में तो उसके लिए भी हम ये जो है रिसर्च करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। सो व्हाट इज़ रिसर्च राइटिंग, ये हमने देखा था कि रिसर्च राइटिंग क्या होती है। एक क्लियर्ड स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड मैनर में जो हम रिसर्च करते हैं उसको हम रिसर्च राइटिंग करते हैं। हमने इसमें ये देखा था कि आप जितना भी काम करते हैं प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी और उसको डॉक्यूमेंटेशन में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो आपकी साइंटिफिक राइटिंग होती है। और उसके बाद नेक्स्ट में हमने देखा था डिफरेंस जनरल राइटिंग वर्सेस साइंटिफिक राइटिंग। जनरल राइटिंग क्या थी आपकी कि इनफॉर्मल थी और साइंटिफिक राइटिंग आपकी फॉर्मल। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो फॉर्मल राइटिंग है आपकी, साइंटिफिक राइटिंग है वो फॉर्मल है, एविडेंस बेस्ड है, क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है और इसके अलावा जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो इमरैट स्ट्रक्चर होता है, वो उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और आप इसको जर्नल्स वगैरह में पब्लिश कराते हो तो आपकी ऑडियंस जो होती है वो भी ह्यूज होती है। और उसके अलावा आप इसमें जो है ना अपने जो जर्नल ओपिनियंस होते हैं वो नहीं दे सकते। आप इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो क्या होती है कि द स्टडीज़ शोज़ दैट, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं आप इसमें। इसमें आई थिंक या इस तरह की आप वर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। और जनरल राइटिंग में क्या है, सिंपली आप उसमें क्या करते हैं कि इमोशनल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा उसमें रेफरेंसेस या तो नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं। लेकिन साइंटिफिक राइटिंग में तो ऑब्वियसली रेफरेंसेस होते हैं और साइटेशंस वगैरह आप यूज़ करते हो। और जो जनरल राइटिंग होती है उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। आप सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, ब्लॉग्स के लिए, ईमेल्स के लिए आप जनरल राइटिंग करते हो और इसमें आप अपने ओपिनियंस वगैरह दे सकते हैं और आई थिंक या इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद हमने थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में डिफरेंस देखा था। अब थीसिस क्या है आपका कि एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? एकेडमिक पर्पज़ के लिए आप इसको लिखते हो एज़ पर द पर्पज़ ऑफ डिग्री और उसके अलावा डिग्री रिक्वायरमेंट के लिए आप इसको लिखते हो। और उसके अलावा जो है लेंथ इसकी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा होती है, 50 टू 200 पेजेज़ की, और ये फ़ील्ड पे भी डिपेंड करता है आपकी, ठीक है? और उसके अलावा स्ट्रक्चर जो है इसका वो डिटेल स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप इंट्रोडक्शन सॉरी टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं, रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डिस्कशन और उसके अलावा एंड पे जो आपका कंक्लूजन वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ऑडियंस जो है वो आपकी वो भी मिनिमम होती है इसमें। और टाइम जो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर कि आप कितने अच्छे से जल्दी काम कवर कर लेते हैं। देन इसके अंदर रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, लेकिन रिसर्च आर्टिकल भी इसके बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, लिमिटेड उसके रेफरेंसेस होते हैं। अवेलेबिलिटी जो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो भी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप इसमें ऑडियंस होती है आपकी वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आपने जर्नल पे अगर उसको पब्लिश करवा दिया है तो ऑब्वियसली वो हर एक के लिए एक्सेसिबल है, तो वो सब उसको कर सकते हैं रीड। और स्ट्रक्चर इसका इमरैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स और डिस्कशन आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और जो रिसर्च आर्टिकल है कंसाइज़ रिपोर्ट होती है। सो नेक्स्ट हमने देखा था इमरैट स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा-थोड़ा मैंने आपको बताया था, आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। और टाइप्स ऑफ आर्टिकल देखे थे हमने कि रिसर्च आर्टिकल है सबसे पहले, उसमें आप जितना भी प्रैक्टिकल वर्क करते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हो, तो उसको आप डॉक्यूमेंटेशन में जब कन्वर्ट करते हो वो आपका एक रिसर्च आर्टिकल होता है। रिव्यू आर्टिकल क्या था कि उसमें आप रिव्यू करते हो, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप देन क्या करते हो कि जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनको लेके उनके ऊपर रिव्यू करते हो। और उसमें डिफरेंट तरह के रिव्यूज़ आ जाते हैं, नैरेटिव है, स्कोपिंग है, सिस्टमैटिक है और मेटा एनालिसिस है, ठीक है। देन उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा रिसर्च एथिक्स, ठीक है। अब रिसर्च एथिक्स जो है ना, उसमें मैं सबसे पहले आपको जो एक चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है कि ना आपने कभी किसी से पैसे लेके आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल में अपना नाम डलवाना है, और ना तो किसी को पैसे देने हैं इस काम के लिए और ना ही किसी से इस काम के लिए पैसे लेने हैं कि आप किसी के आर्टिकल में अपना नाम लिखवाओ या किसी का नाम अपने आर्टिकल में पैसे लेके लिखो, तो ये दोनों काम जो हैं अनएथिकल हैं, हराम है, ठीक है, और ये क्राइम है।
और इसकी मॉरल और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी है, और वो इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू ICMJA, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, उनका एक क्राइटेरिया है। जैसे हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, इसी तरह से रिसर्च के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है? और रिसर्च के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके एथिक्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो ये है। नंबर 1, कि आपने अगर रिसर्च में अपना नेम, किसी आर्टिकल के अंदर अपना नेम लिखवाना है, तो उसके अंदर आपकी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? अगर आपकी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप क्या है कि इस चीज़ के काबिल नहीं है कि आपका एक रिसर्च उस रिसर्च आर्टिकल के अंदर नाम लिखा जाए, जिसमें आप लिखवाना चाह रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपकी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लाइक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन में क्या आता है कि अगर आपने आइडिया जनरेशन की है, कोई आइडिया आपने दिया है, ठीक है? उसके अलावा आपने टीम बनाई है, या आपने आइडेंटिफ़ाई किया हो कि लाइक कौन-सी प्रॉब्लम है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, या आपने कोई लेआउट बना के दिया हो, ठीक है? कुछ भी कंट्रीब्यूशन आपने इस तरह की है आइडिया जनरेशन में, तो फिर आप अपना आर्टिकल में नाम लिखवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आपकी एक्चुअल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन हो राइटिंग में, ठीक है? या आपने रिवाइज़िंग की हो मैन्युस्क्रिप्ट की, तो आप अपना नेम लिखवा सकते हैं। और थर्ड क्या है कि फुल ओनरशिप लें आप इस चीज़ की, कि जो भी डाटा आपने इसके अंदर डाला है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, या कोई भी मटेरियल है, इवन एक सिंगल लाइन भी है। तो वो सारा कुछ आपने ठीक डाला है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप इस चीज़ की जब ओनरशिप ले लेते हैं, आप उस चीज़ को ओन कर लेते हैं, तो फिर जाके आप इस काबिल होते हैं कि आपका उस आर्टिकल के अंदर नाम लिखा जाए। तो ये तीनों चीज़ें होंगी, तो ही आप एक आर्टिकल के अंदर अपना नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अनएथिकल है, ठीक है? और ये हराम है। अब उसके लिए कल एक क्वेश्चन था कि अगर देखें हम ना तो, हाँ, यही क्वेश्चन आया था कि हम जो है ना, ये अगर पे करके अपना रिसर्च आर्टिकल ना लिखवा सकते हैं, और फिर हम किस तरह से रिसर्च के थ्रू जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। कि कोई हमें पे करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ और मैं लोगों से या किसी भी स्टूडेंट से पैसे लेके उनको रिसर्च आर्टिकल लिख के दे रही हूँ, या फिर थीसिस लिख के दे रही हूँ। इवन इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, लाइक 50,000 और इससे भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, एक थीसिस के लिए, और रिसर्च आर्टिकल के लिए भी इसी तरह से। तो इतना ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं। तो अगर ये अनएथिकल है और ये हराम है, तो हम फिर किस तरह से जो है ना वो रिसर्च स्किल्स के थ्रू अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपने रिसर्च स्किल्स के थ्रू अर्निंग करनी है, तो उसमें आपको जो चीज़ें आनी चाहिए वो क्या है, कि आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा SPSS या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, उसके थ्रू आप डाटा एनालिसिस करके दे सकते हैं। या फिर आप डायग्राम और फिगर्स और इस तरह की चीज़ें हैं, वो बना के दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग या प्रूफ रीडिंग जो है आप वो कर सकते हैं। प्लेजरिज्म जो है वो चेक कर सकते हैं या रिमूव करके दे सकते हैं। और टेक्निकल गाइडेंस दे सकते हैं आप, ठीक है? और एडिटिंग वगैरह और फॉर्मेटिंग वगैरह ये चीज़ें करके दे सकते हैं। तो ये वाली स्किल्स अगर आप में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि लिख के जो है ना, मतलब ये चीज़ें करके दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि एक पूरा जो रिसर्च आर्टिकल है या मेन चीज़ें जो वो आप उनको लिख के दे दें, तो नो, ऐसे नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कि किन-किन चीज़ों में कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो पर्सन जिसने आपसे लिखवाया, वो उस रिसर्च आर्टिकल के अंदर अपना नाम कैसे लिख सकता है? वो तो है ही अनएथिकल है। तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं करके देनी चाहिए। जैसे रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों पे कहा गया है कि हराम है, तो इस वजह से इसी तरह से इसमें भी ये है कि अगर आपको पता है कि एक पर्सन वो आपसे रेडी करवा के उसमें अपना नाम लिखवा के उसको पब्लिश करेगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये गलत है, तो फिर आपने नहीं करके देना ये काम। ठीक है? इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। और फिर इसमें एक चीज़ जो लास्ट पे आती है कि एक तो मैंने आपको बताया कि ना तो पैसे दे के ये काम करना है, ना ही लेके ये काम करना है। और थर्ड पे आता है कि ये जो फ्रेंड्स ऑथरशिप होती है ना, ये भी नहीं करनी चाहिए। कि अगर मेरा दोस्त है तो मैं उसका नाम अपने आर्टिकल में लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ, या फिर अगर कोई आपका दोस्त है तो वो कहे कि वो आपका नाम लिख देगा जबकि आपने कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो ये चीज़ भी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है? मिसकंडक्ट है ये। तो ये रिसर्च एथिक्स में आ जाती हैं 3 चीज़ें, कि आपकी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उसके अलावा एक्चुअल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए राइटिंग के अंदर, और फुल ओनरशिप आप लें तो फिर। जो अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है, तो वो आती है टाइटलिंग, यानी कि टाइटल जो हम देते हैं कोई भी काम करने से पहले। कोई भी अगर काम करना है तो फिर सबसे पहले उसकी जो है ना वो टाइटलिंग आती है, या टाइटल देना होता है आपने। उसमें तो सबसे पहली चीज़ आती है, वो टाइटल होता है आपका, चाहे रिसर्च आर्टिकल हो या फिर आपका थीसिस हो।
सो उसमें आपका जो टाइटल है वो किस तरह का होना चाहिए? आपका टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा देखें, अब जो टाइटल है आपका इधर एग्जांपल दिया है इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन गट माइक्रोबायोम ऑफ एनिमल्स। अब देखें, इसमें ना तो मतलब एनिमल के बारे में बताया हुआ है कि किस एनिमल के ऊपर कर रहे हैं। एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है? तो आप किस पे स्पेसिफिक कर रहे हो वो कोई चीज़ नहीं आइडेंटिफाई की हुई। उसके अलावा किस एरिया में कर रहे हो वो भी आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है? तो अगर हम इसको एक प्रॉपर और इफ़ेक्टिव एक टाइटल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एरिया, आप अपना सब्जेक्ट और प्रॉब्लम तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करें अपने एक टाइटल के अंदर। लेकिन ये नहीं है कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो कंसाइज़ ही होना चाहिए। छोटा-सा और अट्रैक्टिव सा टाइटल होना चाहिए। एक बहुत लंबा टाइटल भी होगा तो वो भी अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि अपना एरिया और आपका जो पर्पज़ है या फिर जो मेन प्रॉब्लम है वो, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट है आपका, जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, वो तीनों चीज़ें जो आपकी आइडेंटिफ़ाई होनी चाहिए। देन आपका एक टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव टाइटल होगा, ठीक है? सो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें आप देखें ना, सेकंड एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल चेंज ऑन माइक्रोबियल प्रोफाइल इन पाकिस्तानी बुल्स। किस जगह पे आप कर रहे हो? पाकिस्तान में। किस चीज़ के ऊपर कर रहे हो? बुल्स में। और चेक क्या कर रहे हो? माइक्रोबियल प्रोफाइल। तो देखो तीनों चीज़ें अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ टाइटल। 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक सेंटेंस केस होती है और एक टाइटल केस होती है। जो सेंटेंस केस है इसको हम स्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं, ठीक है? ये इसका दूसरा नाम है। और अब इसके अंदर क्या होता है कि सेंटेंस की फॉर्म में आपका टाइटल लिखा होता है, जैसे कि ये एक सेंटेंस की फॉर्म में पूरा टाइटल लिखा हुआ है। और पहले इस टाइप को ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब नहीं यूज़ किया जाता है। और इसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होता है ना आपका, यानी कि ये फर्स्ट लेटर ये कैपिटल होगा, बाकी आपकी सारा का सारा सेंटेंस जो है ना वो स्मॉल में होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो फर्स्ट जो आपका लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। तो ये टाइटल पहले यूज़ किया जाता था, अब इसको नहीं ज़्यादा यूज़ किया जाता। जो सेकंड है वो टाइटल केस है या फिर इसको अपस्टाइल केस भी कहते हैं, ठीक है? ये इसका सेकंड नेम है। तो ज़्यादातर जर्नल्स इस टाइप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि आपके पास या तो फ्रेजेज़ में भी आता है टाइटल, जैसे कि ये 2 फ्रेजेज़ में है। ये सिंगल फ्रेज़ है, सेकंड एग्ज़ाम्पल जो है, और जो थर्ड एग्ज़ाम्पल है वो डबल फ्रेजेज़ में है। तो वो ज़्यादा सबसे इफ़ेक्टिव है, ठीक है? वो इस वजह से कि देखें ये सिंपल क्या है कि एक सेंटेंस की फॉर्म में है, जबकि ये क्या है कि एक फ्रेज़ की फॉर्म में है और ये 2 फ्रेज़ेज़ की फॉर्म में है। अब इसमें डिफ़रेंस क्या है देखें, इसमें उसने बता दिया कि पब्लिक नॉलेज ऑफ रीनल फेलियर एंड इट्स एसोसिएटेड फैक्टर। तो इसमें आपने ना एरिया बताया है, ना आपने बताया कि किस तरह की रिसर्च जो है ना वो आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? लेकिन जो इसकी थर्ड वाली एग्ज़ाम्पल है, उसमें क्या है कि उसने ये भी बता दिया कि रीनल फेलियर पे कर रहे हैं और उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स पे। और किस तरह की स्टडी है, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और किधर की जा रही है? पाकिस्तान में की जा रही है, ठीक है? तो ये एक चीज़ आ जाती है कि प्रॉपर सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं। तो आप इसको फुल सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखते, एक फ्रेज़ की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि आपका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। इस स्टाइल के अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ये देखें स्टडी का एस, डी का डेमोग्राफिक, लेकिन जितने भी प्रीपोज़िशंस हैं, उनको हम स्मॉल ही रखेंगे, उनको कैपिटल नहीं करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा था वो टाइटल था, नेक्स्ट आगे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। अब आपका एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका सिंपल होना चाहिए, ठीक है? प्रिसाइज़ होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट तो ये था कि सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है उसमें उसने कहा है कि व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आर, कि आपके स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या आपने एक्सप्लोर किया या क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में आएगा कि क्या एक्सप्लोर किया या क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे आप। जो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपकी आती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी आती है तो स्टडी की कैसे गई, या रिव्यू आर्टिकल में आप बताओगे कि किन एस्पेक्ट को रिव्यू किया, ठीक है? अगर तो आपका एक रिसर्च आर्टिकल है, तो मेथोडोलॉजी में आप बताओगे उसके कि स्टडी की कैसे गई। और अगर आपका एक रिव्यू आर्टिकल है, तो आप बताओगे कि किन एस्पेक्ट को रिव्यू किया गया, ठीक है? तो वो आपके पास आ जाएगा हाउ द स्टडी वाज़ डन, ये आपकी मेथोडोलॉजी में चीज़ें आ जाएँगी। फिर उसके बाद आ गया था सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, और एंड पे आप अपने सिग्निफिकेंस बताओगे। अच्छा, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा समराइज़ होता है, आपने जितना पूरा थीसिस लिखा है या पूरा आर्टिकल लिखा है, उसकी समराइज़ फॉर्म होती है। आप एब्स्ट्रैक्ट सबसे एंड पे लिखते हो।
आपका बाकी सारा जितने भी टॉपिक होता है, जब आप उसको डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हो, देन यू मेक द एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि इसको 2 टू 300 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, ये इसकी लिमिटेशन होती है, इससे ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखते, ठीक है? और उसके अलावा क्या है कि इसमें आप डिस्कशंस और फाइंडिंग्स जो होती हैं, वो सारी चीज़ें बताते हो। इसके अंदर कौन-कौन सी हेडिंग्स आपने कवर करनी होती है, वो भी अभी हम देखेंगे। उसके अलावा क्या है इसमें, ये जो रिकमेंडेशंस और फ्यूचर पर्सपेक्टिव होते हैं, वो भी आप एक रिव्यू आर्टिकल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हो। सो मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट दिखा देती हूँ। ये है एक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? इसमें क्या है कि बैकग्राउंड, देन ऑब्जेक्टिव, ठीक है? फिर मेथड्स, रिजल्ट्स और कंक्लूजन, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने बताना है कि आपने क्या एक्सप्लोर किया या क्या फाइंड आउट किया, ठीक है? और सेकंड पे मैंने आपको एक चीज़ मेन जो बताई थी, वो मेथोडोलॉजी कि अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, उसमें तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, उसमें तो आप बताओगे कि आपने किन एस्पेक्ट्स को रिव्यू किया। लेकिन अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, तो उसमें आप मेथोडोलॉजी में बताओगे कि स्टडी कैसे की गई। लाइक स्टडी कितने ड्यूरेशन में की गई, आपने बताया इतने पार्टिसिपेंट्स लिए, एक आपने एक इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनेयर जनरेट किया और उसके बाद आपने इसके साइन एंड सिम्पटम्स देखे, ट्रीटमेंट मेथड्स वगैरह देखे और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की। तो ये सारी चीज़ें आपने एक मेथड के अंदर बताई शॉर्ट करके। इसी तरह से आप उस अपने रिजल्ट्स बताओगे कि इतने पार्टिसिपेंट्स हमने लिए थे, उनमें से इतने पार्टिसिपेंट्स का डाटा ऐसा था या कुछ भी जो भी आपकी रिसर्च होगी तो आप उसमें बताओगे। देन आप कंक्लूजन बताओगे। तो ये वाली सारी चीज़ें आती हैं और इसमें कीवर्ड्स भी आप ऐड करते हो। कीवर्ड्स ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है आपको, अभी हम आगे जाके इंट्रोडक्शन में देखेंगे। ओके? देन उसके बाद आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें ये 2 तरह की टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है और इन्फॉर्मेटिव होता है। अब ये देखें, ये आपने अभी एब्स्ट्रैक्ट देखा था कि ये कितना सा है, बिल्कुल एक हाफ पेज होगा, ठीक है? और अब एक थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद आपको टाइप्स में डिफरेंस बताती हूँ। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये ऑलमोस्ट एक फुल पेज का एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? ये एक फुल पेज का एब्स्ट्रैक्ट है और इसके अंदर आप सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बताते हो। तो अब थीसिस और एक रिसर्च आर्टिकल के जो एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस आता है, वो यही डिफरेंस होता है। जो डिस्क्रिप्टिव है ना, वो एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, 2-2 3-3 लाइन्स के अंदर, या फिर इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं हम। इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं हम उसको, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है? और वो हमने जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए, एक रिसर्च आर्टिकल के लिए हम इतना छोटा एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। और जो इन्फॉर्मेटिव होता है, यानी कि वो डिटेल्ड और लॉन्ग होता है और वो एक थीसिस के अंदर, क्योंकि थीसिस के अंदर लिमिट नहीं होती, तो उसको आप एक बहुत अच्छा और लेंथी और थोड़ी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन कर लेते हो, सारी चीज़ों को अच्छी तरह। लेकिन वो सिर्फ़ 1 पेज का ही होना चाहिए थीसिस के लिए भी, इससे ज़्यादा की उसकी जो है ना वो लेंथ नहीं होनी चाहिए। सो जो डिस्क्रिप्टिव है वो आप एक रिसर्च आर्टिकल के लिए लिखते हो जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए, और जो इन्फॉर्मेटिव है वो आप एक थीसिस के लिए लिखते हो लॉन्ग और डिटेल्ड अपने जो रिक्वायरमेंट है फॉर सबमिशन, ताकि आप अपनी डिग्री ले सको। सो उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि इसमें बैकग्राउंड आता है, ऑब्जेक्टिव है, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। फिर उसके बाद आपका आगे आ जाता है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बेसिक चीज़ें बताते हैं। जब भी किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बेसिक चीज़ें बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो आपको कहा जाए कि आपने सिर्फ़ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाना है, तो आप किस तरह से कराओगे? आप सिर्फ़ अपना नेम बताएँगे, अपनी सिटी बताएँगे, अपने फ़ादर का नेम बताएँगे, अपनी यूनिवर्सिटी बताएँगे एंड दैट्स ऑल, या आपके फ़ादर क्या काम करते हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह से अपना जो आप एक इंट्रोडक्शन बताओगे, कोई भी आपसे पूछेगा तो। इसी तरह से आपने जो इंट्रोडक्शन लिखना होता है, एक तो आप इंट्रोडक्शन लिखते क्यों हो? आप इसलिए इंट्रोडक्शन लिखते हो या इसलिए इंट्रोड्यूस करवाते हो कि अगर किसी और डोमेन का, अगर कोई और डोमेन से कोई पर्सन इसको रीड कर रहा है, कोई अगर आपने लिखा है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो कोई हो सकता है कोई मैथ्स का हो, कोई इंजीनियरिंग का हो, और उसने ये आर्टिकल रीड किया हो, तो उसको आइडिया हो जाए कि जो मेन चीज़ आपने लिखी है,
कि जो बेसिक चीज आपने लिखी है वो है क्या है, ठीक है, कि टॉपिक क्या है आपका, व्हाट इज द टॉपिक, जो मेन बेसिक चीज है कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, या आपका टॉपिक क्या है जिस चीज पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी उसको ना हो जाए कि वो क्या है जिस चीज के बारे में वो आगे पढ़ने जा रहा है, तो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज उसको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना होता है कि जो टाइटल के अंदर वर्ड्स यूज किए हैं आपने, आपने कोशिश करनी है कि एज अ कीवर्ड आप उनको अपने इंट्रोडक्शन में भी यूज करो, ठीक है। उसके अलावा आपने अपना एरिया, स्टेट और कंट्री जरूर बतानी है, और उसके अलावा आप इसके अंदर रिसर्च गैप जो होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हो, हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो डिटेल में कैसे देखेंगे कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम इसलिए लिखते हैं कि हम ये बताते हैं कि व्हाट इज द टॉपिक, कि टॉपिक क्या है, ठीक है। और सेकंड हम ये चीज बताते हैं कि कैसे काम हो रहा है, हाउ, काम कैसे हो रहा है। और थर्ड पे हम बताते हैं कि वाई, सिग्निफिकेंस हम बताते हैं इसकी, ठीक है, कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर लिमिटेशंस या गैप्स कौन कौन से हैं वो चीजें हम बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट व्हाट, सेकंड हाउ एंड थर्ड व्हाई। व्हाट, हाउ, व्हाई, ये तीनों चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें। तो उसमें आपने साथ में लिमिटेशंस और गैप भी बताने होते हैं। ये एक रिसर्च आर्टिकल के इंट्रोडक्शन के लिए कि आपने क्या चीजें बतानी है, कि व्हाट द टॉपिक इज, और हाउ यानी कि कैसे काम हो रहा है, एंड व्हाई कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर लिमिटेशंस थी, इस टॉपिक के अंदर ऑलरेडी काम हुआ हुआ था और ये लिमिटेशंस थी हैं, तो इस वजह से हम इस चीज के ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो तो फिर उसके लिए आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, कि अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो आप कहोगे कि इस टॉपिक पर करंटली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और सारे काम को कलेक्टिवली रिव्यू कर रहा हूँ मैं, सो कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके ओवरऑल कितने सॉल्यूशंस हैं और कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यानी कि आपने क्या बताना है कि इस टॉपिक पर करंटली बहुत ज़्यादा काम पहले ही हो रहा है, ठीक है, और सारे काम को कलेक्टिवली रिव्यू करके हम एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसके ओवरऑल कितने सोल्यूशन है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, उसके सोल्यूशंस कितने हैं और सबसे ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन कौन सा है, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ आप अपने रिव्यू आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है कि इंट्रोडक्शन आपने, एक जो स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन होता है वो आपने लिखना किस तरह से, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लाइंस कितनी होनी चाहिए। तो अगर एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन देखा जाए तो आपके स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट आपकी 1 to 12 लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। 1 to 12 लाइन्स होनी चाहिए, या फिर आप उसको 3 पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको 3 पैराग्राफ की फॉर्म में लिखोगे या 1 to 2 लाइन्स लिखोगे। अब आपने एक चीज को याद रखना है, तो आपने उसको 1 to 12 जो लाइंस हैं या फिर 3 पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखना है। वर्ड की फाइल के अंदर 1 to 12 लाइंस होनी चाहिए आपकी, और 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। सेकेंडली जो चीज़ आपने देखनी है कि जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसके अंदर आपने बताना है कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे। जो आपका एक सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर आप बताओगे कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल अगर आप लिख रहे हो तो पहले ही में आपने बताया कि आपका टॉपिक क्या है, सेकंड में आप बताओगे कि क्या काम हो रहा है, और थर्ड में आप बताओगे कि उसके लिमिटेशंस क्या हैं। लेकिन अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो रिव्यू आर्टिकल में फर्स्ट पे तो आप यही बताएंगे कि आपका टॉपिक क्या है, सेकंड पे आप ये बताएंगे कि जो आपकी रीसेंट रेलिवेंट स्टडीज है वो, और जो थर्ड है आपकी लिमिटेशंस, उसमें आप मेन चीज़ ये बताओगे कि आप रिव्यू में आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो लिमिटेशंस है उनकी जगह पे आप क्या बताओगे कि क्रिटिकली जो आपने एनालाइज किया वो चीज़ें लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट पे आपने बताना है नंबर 1 टॉपिक क्या है, सेकंड पे आपने बताना है कि क्या काम हो रहा है, और रिसेंट रेलिवेंट स्टडीज आपने उनको यूज करना है, और उसके अलावा जो थर्ड है आपका उसमें आप लिमिटेशंस बताओगे। अब आपने एक चीज जरूर करनी है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आपने क्या करना है, कीवर्ड्स यूज करोगे। कीवर्ड्स यूज करोगे, जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने क्या करना है, जिस एरिया में आप रहते हो उस कंट्री या एरिया की आप जो है ना
रिसर्च उस कंट्री या एरिया से रिलेटेड वर्डिंग यूज़ करोगे, उस कंट्री या एरिया से रिलेटेड अगर कोई पहले से रिसर्च हुई हुई है तो उनको साइट भी आप ज़रूर करोगे। उस कंट्री या एरिया का आपने उस सेकंड पैराग्राफ के अंदर ज़रूर जो है ना वो नेम ऐड वगैरह करना है, ठीक है? फर्स्ट वाले में आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने उस कंट्री का या फिर उस एरिया का कोई आर्टिकल अगर पहले से पब्लिश है तो आपने उसको साइट करना है और इस एरिया और उस जो कंट्री है उसका आपने उधर जो आपने रिसर्च वर्क किया उसको आपने मेंशन करना है, ठीक है? उसको आपने ज़रूर मेंशन करना है। और उसके बाद थर्ड पे आता है कि आपने थर्ड वाले में क्या करना है, लिमिटेशंस लिखनी है कि कैसे काम किया। ठीक है, थर्ड पैरा में आपकी लिमिटेशन आ जाएँगी। अब फर्स्ट पैरा में हमने कहा था कि टॉपिक क्या है, सेकंड में हमने कहा था कि काम कैसे कि क्या काम हो रहा है और थर्ड में हमने लिमिटेशंस बताई। और इसमें हमने कीवर्ड्स को ऐड किया फर्स्ट में, सेकंड वाले में हमने कंट्री एरिया की साइटेशंस ऐड की और उसके अलावा हमने उसको मेंशन भी किया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन यानी कि जब आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवा लोगे, तो जो आपके टाइटल के अंदर कीवर्ड्स थे और जो आपके पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड्स थे, ठीक है? और जो आपके वैसे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कीवर्ड्स आपने ऐड किए थे, ठीक है? यानी कि ये आपके टाइटल में जो कीवर्ड्स हैं लाइक आपका रीनल फेलियर हो गया, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हो गई और पब्लिक नॉलेज इस तरह के कुछ वर्ड्स जो है ना वो आप मतलब अपने कीवर्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल बनाते हो। तो फिर आप क्या करोगे कि आपने उनको कीवर्ड्स में लिखा जैसे कि ये रीनल फेलियर हो गया, पब्लिक नॉलेज हो गया, किडनी फेलियर हो गया, इस तरह के आपने कीवर्ड्स अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी ऐड किए। और उसके बाद जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हो तो इंट्रोडक्शन में भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने जो ऊपर कीवर्ड्स लिखे थे जैसे कि सीकेडी था वहाँ पे एकेआई था और उसके अलावा आपने इधर जो भी आपके मेन जो कीवर्ड्स थे वो आपने फर्स्ट वाले में जब ऐड करोगे पैराग्राफ में, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि जब भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सर्च आर्टिकल जो सर्च किया जाएगा, कोई रिसर्च आर्टिकल सर्च किया जाएगा, तो आपका आर्टिकल स्टार्टिंग पे आ जाएगा। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, तो इस तरह से वो आपका आर्टिकल स्टार्टिंग पे आ जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका आर्टिकल स्टार्टिंग में आपका आर्टिकल आ जाएगा। तो इसलिए आपने क्या कोशिश करनी है कि कीवर्ड्स अपने टाइटल में जो यूज़ किए हैं, वही आप अपने पैराग्राफ में भी यूज़ करें और वही आप एज़ अ कीवर्ड अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी ऐड करें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका आर्टिकल स्टार्टिंग में शो होना शुरू हो जाएगा। देन फिर उसके बाद अब नेक्स्ट पे आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो प्रीवियस रिसर्चेज़ हुई हुई हैं, वो आपके लिए क्या है कि लिटरेचर है, आपने उनको रिव्यू करना है। सो आप जब रिव्यू कर लोगे उनको, तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑथर का नेम आएगा और आपने बताना है आगे कि उसका मतलब वो जो भी ऑथर था या फिर उसके साथ पूरी टीम थी, तो अगर टीम होगी तो आपने क्या करना है कि एट ऑल लगाना है, ठीक है? जो भी सारे रिमेनिंग ऑथर्स हैं उसके साथ, फर्स्ट ऑथर एंड उसके बाकी रिमेनिंग ऑथर्स एट ऑल, तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है? देन आपने बताया कि इस ऑथर ने ये रिसर्च की थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, ये लाइक पहले आपने उसका बैकग्राउंड बताएँगे, ठीक है? पहले आपका ऑथर आएगा, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि नेम आएगा, उसके बाद आप बैकग्राउंड बताओगे, बैकग्राउंड के बाद बताओगे आपके ऑब्जेक्टिव ये था उसकी स्टडी का या ये एम था या उसने ये हाइपोथेसिस दिया था और उसके अलावा देन फिर आपने बताया कि ये उसने इस मेथोडोलॉजी के थ्रू वर्क किया था, यानी कि इतने पार्टिसिपेंट्स से उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था, कंट्रोल या टेस्ट ग्रुप्स बनाए हुए थे और देन आपने बताना है कि उसने ये इंटरवेंशंस किए या फिर ये रिजल्ट्स आए, ठीक है? तो उस तरह से जो आप एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में उसका सारा कुछ बताओगे ना, वो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो है ना, उनको रीड करना पड़ेगा और उनकी जो है ना, आप एक लिटरेचर को ऐड करोगे उसमें, ठीक है? तो उसमें आप काफ़ी आर्टिकल्स को पढ़ के तो फिर ऐड करते हो और साथ-साथ आपने रेफरेंस उसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो है, नेक्स्ट आपका आ जाता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आप क्या करते हैं कि जितना भी आपने काम किया है और जिस मेथड के थ्रू किया है, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको आगे एक रिसर्च आर्टिकल की मेथोडोलॉजी दिखाई थी, ये एक डिटेल मेथोडोलॉजी है क्योंकि वो एक रिसर्च आर्टिकल था, तो उसकी मेथोडोलॉजी भी उसके हिसाब से शॉर्ट सी थी और इधर जो हम मेथोडोलॉजी देखेंगे, वो ज़रा डिस्क्रिप्टिव सी है, थोड़ी लंबी है। मतलब कि एक थीसिस की जो है, वो किस तरह की होगी। अब इसमें क्या है कि आपने बताया
अपना स्टडी डिज़ाइन बताया कि किस तरह से किया आपने सारा कुछ। आपने उसमें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ली, ठीक है? नॉलेज अवेयरनेस चेक की और उसके अलावा फिर आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, किस तरह से की, वो सारी चीज़ आपने इसमें बताई। और फिर आपने उसके बाद स्टडी सेटिंग्स बताई कि किस एरिया के अंदर आपने किस तरह से की, कंडक्ट किस तरह से की। और आपने जनरल पॉपुलेशन ली सियालकोट की, उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एरिया इतना था और इतनी वहाँ पे पॉपुलेशन थी, वो सारी चीज़ आपने निकाली। ये पॉपुलेशन आपको इसलिए चाहिए होती है कि आपने सैंपल साइज़ निकालना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका जो टारगेट स्टडी पॉपुलेशन थी, उसमें मेल एंड फीमेल्स आपने बहुत दोनों लिए, ठीक है? सैंपल साइज़ आपने किस तरह से लिया कि आपने राव सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, आपने उसका ईयर बताया कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से अपडेटेड है या कौन-सा है, ठीक है? और देन आपने उसमें मार्जिन ऑफ एरर रखा 5%, 95% कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल रखा। और ये मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगी कि किस तरह से आपने आगे सर्च करनी है, ठीक है? और देन ये सब कुछ करने के बाद आपने 10% फर्दर आपने ऐड किया मार्जिन ऑफ एरर। और फिर आपने क्या किया कि जो है वो सैंपल साइज़ अपना निकाल लिया। और उसके बाद आपने अपना बताया कि आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में कौन-कौन से लोग थे, ठीक है? मेल, फीमेल बोथ हैं और मेंटली फिट हैं और जो विलिंग है उनको हमने ऐड किया और जो विलिंग नहीं है और जो मेंटली अनफिट है उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। और उसके अलावा डाटा कलेक्शन टूल्स कौन-कौन से यूज़ किए, आपने वो सारा बताना है, ठीक है? एंड इन द लास्ट आपने डाटा एनालिसिस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए, वो सारी चीज़ें बतानी है। तो ये इसकी मेथोडोलॉजी में आ जाती है। मेथोडोलॉजी के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, उसमें आप टेबल्स यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में अपना रिज़ल्ट लेते हो। अब देखें, आपने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में ऐसा होता है कि या थीसिस में ऐसा होता है कि आप जैसे ही रिज़ल्ट्स लेते हो, उनके साथ ही आप जो है ना अपनी जो डिस्कशन होती है वो भी लिख देते हो, ठीक है? लेकिन कहीं ऐसा होता है और कुछ आर्टिकल्स या थीसिस में आप इस तरह से करते हो कि डिस्कशन को सेपरेट लिखते हो। ठीक है? तो डिस्कशन को सेपरेट लिखते हो। उसमें आपने क्या करना होता है डिस्कशन में कि आपने सिंपली कंपैरिज़न करना होता है, जो आपका रिज़ल्ट आया है उसको प्रीवियस स्टडीज़ के साथ। ठीक है? जो आपने अपना क्वेश्चनेयर जनरेट किया था, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आप क्वेश्चनेयर जनरेट करते हो, वो एक आर्टिकल की बेस पे जनरेट करते हो। ठीक है? आर्टिकल से आप डाटा लेते हो, ठीक है? आप देखते हो कि इस आर्टिकल में किस तरह से रिसर्च हुई हुई है, क्या-क्या काम हुआ हुआ है, उन टॉपिक्स में से आप क्वेश्चन निकालते हो और देन आप अपना क्वेश्चनेयर जनरेट करते हो। जब आप अपना क्वेश्चनेयर जनरेट करके डाटा कलेक्शन करके आपने रिजल्ट्स बना लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उन्हीं आर्टिकल्स को जाके दोबारा ओपन करके अपने डाटा को उस डाटा के साथ कंपेयर करते हो, कंपैरिज़न करते हो और उसको आप क्या कहते हो डिस्कशन, कि मैंने ये काम किया था और जो प्रीवियस रिसर्च हुई थी उसमें ये चीज़ थी लेकिन मेरी रिसर्च के अंदर ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है? आप उसका कंपैरिज़न करते हो। फिर आपके जो क्या कहते हैं डिस्कशन है, उसमें आप ये चीज़ें देखें, ये कंपैरिज़न किया है, ये प्रीवियस कोई आर्टिकल था उसके साथ और उसकी स्टडीज़ क्या शो कर रही हैं। उसने बताया कि 15 इंडिविजुअल्स जो हैं उनको डायलिसिस की नीड थी। तो ये चीज़ उसने जो एक प्रीवियस रिसर्च थी उसमें से निकाली थी। लेकिन उसने बताया कि जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग 12 पेशेंट्स जो हैं, उनको पेरिटोनल डायलिसिस जो उन्होंने करवाया या कुछ भी इस तरह से जो भी इसकी डिटेल्स थी, तो वो आज इनकी। ये आपका था डिस्कशन वाला पोर्शन। और उसके बाद लास्ट पे आपके जो है वो कंक्लूजन आ जाता है, लास्ट चैप्टर जो आपका, एंड देन रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसेस किस तरह से ऐड करने हैं वो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चनियर है, किस तरह से आपने क्वेश्चनियर बनाया। आपने बताया कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कौन सी है आपकी, वो सारी आपने दी, ठीक है? आपने एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल, लोकेशन, वो सारी चीज़ें देखी। ये क्यों चीज़ें देखी जाती हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज़ है तो वो एज पे भी मैटर करती है, ठीक है? और फिर उसके अलावा एजुकेशन लेवल इसलिए मैटर करता है कि मेबी उसको इन्फॉर्मेशन हो इस डिज़ीज़ की कि नहीं। अगर एजुकेटेड होगा तो ऑब्वियसली एक डिज़ीज़ में डिफरेंस आ जाता है एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन के। और लोकेशन के हिसाब से भी कि कुछ डिज़ीज़ेज़ ऐसी होती हैं कि जो अ, मतलब लाइक मलेरिया है या इस तरह की जो डिज़ीज़ है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, तो ये चीज़ भी आ जाती है, ठीक है? सो ये था, मतलब ओवरऑल सारे चैप्टर्स कंक्लूड हो गए और आपने किस तरह से लिखना है ये सारी चीज़ें भी हो गई। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं और वो चीज़ें अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? ओके, अब जो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे काम करेंगे, सैंपल साइज़ किस तरह से निकालते हैं वो हम देखेंगे। और एम आई ऑडिबल? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? और स्क्रीन भी शो हो रही है कि नहीं? ओके। सबसे पहले जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, सैंपल साइज़िंग के लिए हम यूज़ करते हैं
रॉ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। ओके, तो हम देख रहे थे कि सॉफ्टवेयर कौन सा हम यूज कर सकते हैं सैंपल साइजिंग के लिए। सो ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप जिस भी एरिया में आप अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप उस एरिया के पहले गूगल से क्या करेंगे कि अपनी निकाल देंगे, अपनी पॉपुलेशन उसमें से निकालेंगे, ठीक है। लाइक जैसे अभी पीछे हमने एक थीसिस या आर्टिकल वगैरह देखा था, उसमें हमने देखा था कि उसमें जो अ, वहाँ की जो अकॉर्डिंग टू एरिया जो उनकी पॉपुलेशन थी वो उन्होंने ऐड की हुई थी। और मिसाल के तौर पे हम जैसे ये हमने अपनी ले लिया कि पॉपुलेशन इतनी है, जिस भी एरिया के अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं तो इतनी पॉपुलेशन है। और आपने क्या करना होता है कि मार्जिन ऑफ एरर रखना होता है 5% या आप 10% रख सकते हो। वो इसलिए हम रखते हैं, इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि समटाइम हम डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब जिन पेशेंट से हमने डाटा कलेक्ट किया या किसी पर्सन से अगर हमने डाटा कलेक्ट किया तो मे भी उसमें कोई एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर से सारी कलेक्शन नहीं की हो सकती, कोई चीज कोई क्वेश्चन कुछ रह गया हो सकता है। तो वो चीज़ आपने क्या करनी है कि उसको देख लेना है कि आपने उधर से डाटा जो है वो कलेक्ट करते हुए ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आपने क्या करना है कि मार्जिन ऑफ एरर रख लेना है। तो देन उसकी बेस पे आपने क्या करना है कि ये 5% या 10% आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने इतना ही रहने देना, बस जो एक चीज आपने चेंज करनी है वो ये, या आपने अपनी मर्जी से जो चीज चेंज करनी है वो ये है मार्जिन ऑफ एरर। ये दो चीजें आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें आपने एज इट इज रहने देनी है। और जब आप एंटर प्रेस करेंगे या आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी आपको वो सैंपल साइज दे देगा कि 383 जो है ना वो आपका सैंपल साइज है। और इसके अंदर आप क्या करते हो फर्दर, अगर हमने यहाँ पे 5% रखा था तो आप इसमें फर्दर प्लस 10% करके जो आपके पास सैंपल साइज आएगा वो आप यूज करोगे, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी मार्जिन ऑफ एरर दिया हुआ था, आपने यहाँ पे अपना पॉपुलेशन जितनी थी वो ऐड की, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सैंपल साइज आएगा। आप इसमें पर 10% मजीद मार्जिन ऑफ एरर ऐड करके तो आपने जो भी आपके पास सैंपल साइज आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने उतने लोगों से जाके डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उतने लोगों से आप जाके डाटा कलेक्ट करेंगे और देन जो आपके पास वो बनेगा सैंपल साइज, वो सारा का सारा आपने कलेक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करना है। तो इसकी समझ आ गई है रॉ सॉफ्टवेयर की? जल्दी से बताएं सब कि 5% आपने मार्जिन ऑफ एरर रखना है, बाकी आपने अपनी पॉपुलेशन ऐड करके जो आपके पास सैंपल साइज आएगा उसमें 10% मजीद ऐड करना है। तो ये आपका सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सैंपल साइजिंग कर सकते हैं। सिंपलेस्ट है, यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज नहीं लगाने, कुछ भी नहीं लगाना आपने, बस कैलकुलेटर ऑलरेडी उसने आपको दिया होगा, सब कुछ आपने कर लेना है। तो ये सबसे आसान था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब उसके बाद हम मूव करते हैं आगे SPSS सॉफ्टवेयर की तरफ और फिर हम रेफरेंसिंग टूल्स की तरफ जाएंगे, ओके। सो अब आपको ये स्क्रीन शो हो रही है? ओके, भाई सब्र रख लें, अटेंडेंस फॉर्म भी शेयर कर देते हैं, सब्र कर लें, सब्र कर लें। गूगल मीट पे आज इसलिए क्लास नहीं रखी क्योंकि उस पे रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा था और आप सबको रिकॉर्डिंग भी चाहिए थी, तो इस वजह से जो ना जूम पे क्लास हुई है, कल गूगल मीट पे ही होगी। सो ये आपको स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, अब इस पे आपने ये नीचे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक डाटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू है। आपने सबसे पहले वेरिएबल व्यू पे जाना होता है। आपके जितने क्वेश्चन आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे इस नेम वाले कॉलम के अंदर आपने अपने सारे क्वेश्चंस ऐड करने हैं। माइक म्यूट कर लें अपना प्लीज। सो आपने क्या करना है कि नेम वाले कॉलम में जितने आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपने मेन क्वेश्चंस ऐड करने हैं। आपने इसको इसको और इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना टाइप वाले कॉलम को छेड़ना है, ना विड्थ को, ना डेसिमल्स को। ये चीजें आप एज इट इज रहने देंगे। सिंपलेस्ट आपका काम है, आपने जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक क्या था, एज आ गया आपका, मैरिटल स्टेटस आ गया, एजुकेशन है, लोकेशन है, ये हेल्थ स्टेटस है। ये जो डेमोग्राफिक का सेक्शन है, उसके बाद फर्दर आपके आगे जिस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं अपनी डोमेन के हिसाब से, जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपने वो सारे यहाँ पे ऐड करने हैं। देन आपके पास आता है लेबल। लेबल के अंदर जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, सॉरी, लेबल के अंदर, हाँ जी, ये था कि मेन जो आपका था ना नेम के अंदर
आएगा कि मेन आपका सेक्शन क्या है, उसमें आपने सेक्शन डालना होता है मेन। और इसमें लेबल में आप जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो डालते हैं, देन वैल्यूज में आप उसके क्या करेंगे कि ऑप्शंस डालेंगे, और बस आपकी ये शीट रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये है, अब इसके अंदर मेरे ये ऑप्शंस थे, ये वैल्यूज वाले पोर्शन में मैंने ऑप्शंस डाले हैं कि अनएजुकेटेड वन वैल्यू में इधर मैं डालूंगी 1, और उसमें जो उसका लेबल होगा मैं डाल दूंगी कि अनएजुकेटेड। ठीक है, तो इधर मैं ऐड, और उसके बाद आप ऐड करोगे तो वो इधर आते जाएंगे। मैं आपको इधर से इसको रिमूव करके, ये वैल्यू है आपकी 1, और आपका जो, ठीक है, अनएजुकेटेड आपका लेबल आ रहा है, तो आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, जब आप इसको ऐड कर दोगे एंड पे आप ओके कर दोगे, इसी तरह से आपने सारे करने हैं। सेकंड आप डालोगे, इधर आप बताओगे प्राइमरी है। ठीक है, ये आपने प्राइमरी बता दिया, आप उसको ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगा। तो इधर मैं दोबारा से इसको ऐड नहीं कर रही, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके जब सारे ऑप्शंस पूरे हो जाएंगे, आपके 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितने भी ऑप्शंस आपने वो ऐड करने हैं, और वो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इधर आपके मेन क्वेश्चंस हैं, इधर आपका जो सेक्शन है वो आएगा। ठीक है, लाइक डेमोग्राफिक था आपका, पहले 4 क्वेश्चंस में आपने वो सेक्शन बताया। देन आपके पास जो 6 to 13 तक है या 14 तक है, वो आपके साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। 15 to 24 आपके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। इस तरह से आप वो सारी चीजें यहाँ पे बताओगे। यहाँ पे आप अपना मेन क्वेश्चन बताओगे, और यहाँ पे आप उनके क्या करोगे कि ऑप्शंस ऐड करोगे। ठीक है, हर एक के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ऐड करोगे। जैसे इधर अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में न्यूज़पेपर और बुक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, इंटरनेट टीवी नो इन्फॉर्मेशन, कि आपको इन्फॉर्मेशन थी या नहीं, और अगर थी तो किस किस से ली थी आपने इन्फॉर्मेशन। तो वो सारे सोर्सेज उसने बताए हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप अपने सारे ऑप्शंस ऐड करते जाएंगे, और जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सारे क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब जब आपके वेरिएबल्स आपने जितने भी थे, चाहे 2 3 या आपके पास 10 12 जितने भी क्वेश्चन आपने ऐड कर लिए, आप डाटा व्यू पे जाएंगे, और इधर शीट के एंड पे जाके मैं आपको ऐड करके बताती हूँ। ये देखें, उनका सैंपल साइज है ना अगर 422, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग 422 डाटा कलेक्ट किए हैं। 422 पेशेंट से उन्होंने रीनल फेलियर के पेशेंट से डाटा कलेक्ट किया है। देन जाके उन्होंने सारा डाटा यहाँ पे पुट किया है। अब जैसे कि यहाँ पे एज की बात थी, तो एज ग्रुप उधर जाके अभी हमें देखना पड़ेगा। जैसे इधर एज में, एज में 1 ऑप्शन क्या है कि 0 से 15 तक है, 2 ऑप्शन है 16 to 30। इधर मुश्किल लगेगा ऐसे देखने में, क्योंकि अभी आप सिर्फ इसको देख रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने आपका क्वेश्चन एक प्रिंटेड फॉर्म में होगा, तो आपको इजीली याद रहेगा कि हमारा 1 ऑप्शन क्या था, सेकंड ऑप्शन क्या था, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था। तो इस तरह से, जैसे यहाँ पे सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या है 31 to 45, और लास्ट क्या है कि अबव 45। अब जब हम क्या करेंगे कि हमने डाटा कलेक्ट किया 10 या 15 लोगों से, हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट पेशेंट था उसकी एज क्या थी, कि सेकंड ऑप्शन उसकी एज आ रही थी कि लाइक उसकी 15 to 20 के बीच थी। जो थर्ड वाला पेशेंट था उसकी थर्ड ऑप्शन आ रहा था कि उसकी 30 to 45 के बीच थी। और फिर फोर्थ पेशेंट, जो थर्ड पेशेंट था उसकी अबव 45 थी। तो इस तरह से करके हम इसके अंदर जो है ना ऐड करते जाएंगे, सॉरी, हाँ जी। तो हम ऐड करते जाएंगे उसमें 1 2 3 4 उसको देते जाएंगे, और वो ऐड करते जाएंगे हम। इसी तरह से फिर आगे मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है या विडोड है, जो भी है, जो ऑप्शन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग इधर ऑप्शन पुट कर दोगे। कि वो, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन पुट कर दोगे कि 3 है 4 है, वो सारा आप ऑप्शन पुट करोगे। इसी तरह से आप उसकी एजुकेशन बताओगे कि मैट्रिक पास है या जो भी है। ये आपके डेमोग्राफिक में आएंगे। उसके बाद आगे अपने क्वेश्चन के रेलिवेंट आपका जो भी क्वेश्चन होगा उधर यस और नो में ऑप्शन हैं, या जो भी आपके ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन इसको देते जाओगे। अब देखें इधर, ये वाला जो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना, ये वाला, इधर से आप इसको क्या कर सकते हैं कि यस और नो में, ठीक है, फैमिली है, या ये जिस तरह से इधर फैमिली फ्रेंड्स में कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लिया है वो बता रहे हो आप, तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, यस और नो में आपके ऑप्शन है, तो आपको यस और नो में शो होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको 1 2 की फॉर्म में करना है, तो आप उस तरह से भी न्यूमेरिक फॉर्म में भी कर सकते हो, और इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी आप अपनी शीट जैस को फिल करेंगे। शीट फिल करने के बाद आपने क्या करना है, अपना डाटा आपने किस तरह से चार्ट वगैरह, जो या फिर ग्राफ वगैरह किस तरह से जनरेट करने हैं, वो फिर उसके बाद आप करोगे। ठीक है, सो
अब आपने क्या करना है, एनालाइज में जाना है। ठीक है, जब आपने अपने चार्ट या ग्राफ जनरेट करने हैं, एनालाइज में जाना है। उसमें आपके पास ये ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, उसके बाद आपने अगर फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो आप फ्रीक्वेंसीज वाले में चले जाओगे। आपने किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैरिटल स्टेटस की। ठीक है, उसके अलावा आप एज की भी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, और लोकेशन की भी निकाल रहे हो, एजुकेशन की भी निकाल रहे हो। ये चार जो ऑप्शन है, हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालने लगे हैं। और हमने क्या करना है कि इसके चार्ट्स वगैरह जो है वो बनाने हैं कि नहीं बनाने। अगर बनाने हैं तो हमने बार चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, हिस्टोग्राम की फॉर्म में लेना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी तो आपने नंबर्स की फॉर्म में लेनी है, परसेंटेज की फॉर्म में लेनी है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद आपने क्या करना है कि एपीए स्टाइल में आपने टेबल क्रिएट करना है, किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी सेट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो कि किस तरह से करनी है। आपने वैल्यूज किस तरह से किस ऑर्डर में लेनी है वो इस तरह से आप उसको सेट कर लोगे। स्टाइल आप देख लोगे, आपने स्टाइल में जो भी इधर से चेंजिंग करनी है वो आप करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल आपने ओके पे कर देना है। ओके पे जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे, वेट, ये देखें आपके पास टेबल की फॉर्म में सारा डाटा आ गया। ये बार चार्ट भी आपके पास जनरेट हो गए। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज का ओवरऑल टेबल था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल, या उसने सारी फ्रीक्वेंसीज बता दी हैं, मैरिड की कितनी है, डाइवोर्स की, विडोज की। और फिर उसके बाद ये आपके पास लोकेशन का आ गया है। ठीक है, फिर एजुकेशन के क्योंकि ऑप्शंस थे उसमें, सारा ऑप्शन की उसने फ्रीक्वेंसी दे दी है। देन उसने उसके बाद जाके आपको चार्ट भी जनरेट करके दे दिए हैं। ठीक है, ये चार्ट्स आपके उसने आपको जनरेट करके दे दिए हैं। इसी तरह से नीचे एजुकेशन का चार्ट है, और ये सारे आप इस तरह से चार्ट्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, एनालाइज पे जाना है, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, आपने फ्रीक्वेंसीज पे जाना है, और वहां पे जाके आपने इजीली सारी चीजें निकाल लेनी है। ओके, और इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी आप एनालाइज पे जाके जो जो सी आपको चीज चाहिए है ना वो आपने इधर से जाके निकाल लेनी है। एनालिसिस वगैरह करना है, रेशियोज निकालनी है, प्लॉट्स निकालने हैं, पीपी या क्यूक्यू, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इस तरह से बिल्कुल ऐड करते जाएंगे। उसको ओके करेंगे, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आपने जो चेंजेस करनी है वो करेंगे, और सिंपली आप उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करते हैं। सिंपली जो अभी बेसिक से है ना वो यहाँ से ये चीज़ें आपने करनी है। उसके अलावा आपने इधर उधर किसी चीज़ को नहीं करना, आपकी फाइल खराब हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास चीज़ आती है, अब हम करते हैं रेफरेंसिंग टूल्स को देखते हैं। उसमें हम सॉफ्टवेयर देखेंगे कौन कौन से। एक हम एंड नोट देख लेते हैं, और इसके अलावा एक हम देख लेते हैं मेंडले सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले अगर आपने एंड नोट को यूज करना है तो उसका क्या तरीका है, उसका उसके थ्रू अगर आपने रेफरेंस डालना है तो वो क्या तरीका है। अब सबसे पहले आप जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। आपने जिस भी आर्टिकल का रेफरेंस लेना है, लाइक ये आपके पास आर्टिकल आ गया जिसका आपने रेफरेंस लेना है, या आपके पास ये आर्टिकल है जिसका आपने रेफरेंस लेना है। तो अभी आर्टिकल खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल, क्योंकि हमने अभी रेफरेंस डालना है। आप क्या करोगे, साइट पे जाओगे, यहाँ पे आपने जोन सा भी स्टाइल लेना है, एपीए लेना है, वैनकोर लेना है, हार्वर्ड लेना है, तो जोन सा स्टाइल लेना है आपने, मोस्टली एपीए या फिर वैनकोर स्टाइल जो है वो यूज किए जाते हैं। तो आपने ये एक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप एंड नोट पे चले जाओगे। ठीक है, अब ये आपका इधर डाउनलोड हो गया, आपका वो जो भी रेफरेंस है ना वो डाउनलोड हो चुका है। स्क्रीन सबको शो हो रही है। ओके, तो ये आपका डाउनलोड हो गया, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको एंड नोट पे ले जाएगा, जो अगर आपके लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर एडेड है तो ही ये इस तरह से होगा, वरना आप इसके इसके थ्रू जो है ना आप रेफरेंस नहीं डाल सकते। जस्ट अ सेकेंड।
अच्छा, हमने क्या किया था कि इधर से हमने इसको सिलेक्ट किया, एंड नोट पे चले गए, ये डाउनलोड हो गया ना इधर से। जब एंड नोट पे गए, ये डाउनलोड हो गया, इसको डबल क्लिक किया। अब स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको एंड नोट की। ऐसे का कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको, वो जो रेफरेंस है ना, वो एग्जैक्टली ये खुद ब खुद ये चीज ओपन हो जाएगी अगर आपके लैपटॉप में एंड नोट डाउनलोडेड है। आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने जिस फाइल के अंदर इसको पुट करना है, आपने उधर चले जाना है। लाइक ये फाइल है जिसके अंदर मैं इसको पुट करने लगी हूँ। यहाँ पे अगर ये देखें, यहाँ पे ये मिस्टेक है कि अगर आपने रेफरेंस लेना, हमेशा स्पेस दे के फिर रेफरेंस देना है, एग्जैक्टली साथ में ही जोड़ देना। अब मैं कहाँ पे रेफरेंस देना चाह रही हूँ, लाइक यहाँ पे मैं रेफरेंस देना चाह रही हूँ, मैं पहले स्पेस दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं रेफरेंस देना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि पहले स्पेस दूंगी। अब वो जो एंड नोट वाली स्क्रीन है, ये ये मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद वहां पे, क्योंकि मैं कर्सर छोड़ के आई हूँ अपने उस फाइल के अंदर जहां पे मैंने इसको ऐड करना है, तो मैं इसको इंसर्ट करूंगी जस्ट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपने सिर्फ अपना गूगल या गूगल स्कॉलर से साइट वाले ऑप्शन से जो सा स्टाइल है आपने वो सिलेक्ट करना है, उसको एंड नोट पे एंटर करना है, और जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा, आपने उसको क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके एंड नोट में चला जाएगा। आपने वहां से उसको सिलेक्ट करके जिधर आपने ऐड करना है वहां पे कर्सर रखना है, और आपने क्या करना है कि उसको इंसर्ट कर देना, और ऑटोमेटिकली जो है ये आपका ऐड हो जाएगी साइटेशन, और इसी तरह से नीचे आपका उसका रेफरेंस भी ऐड हो जाएगा। ये नीचे आपका रेफरेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है। खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। तो एपीएस फाइल था, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो इस तरह से हम एंड नोट के थ्रू जो है ना वो ऐड करते हैं। एंड नोट में यह है कि आप अपनी लाइब्रेरी भी जनरेट कर सकते हैं, कि अगर आप एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना, आप उसके अंदर जाके ऐड करते जाएंगे। और न्यू से जो है ना, आप उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, उसमें इसको आप सेव कर लेंगे, और जो भी आर्टिकल्स होंगे आप इसके अंदर सेव करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे, उनका आपके पास प्रूफ मौजूद होगा कि हाँ, मैंने इन आर्टिकल्स में से डाटा कलेक्ट किया था, ठीक है। अब जो हम रेफरेंस ऐड करते हैं ना, उसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और इनको रेफरेंस ऐड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एपीए स्टाइल है, जिस तरह से मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल बताए हैं। एक नाम को लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, और वो सारी चीज़ें वो काफ़ी डिटेल में है। उसका लेक्चर यूट्यूब पे एक वैसे मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये 2 डेज में कवर नहीं हो सकता। और आपका जो कल का लेक्चर है वो ऑलरेडी स्कॉलरशिप रिलेटेड और वो उस तरह का है, तो उसमें ये चीज़ें तो बताई नहीं जा सकती। वो सर उमेर लेंगे आपका लेक्चर, और वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो ये वाली चीजें आ जाती हैं आपकी। उसके अलावा एक मैंडले है, उसके थ्रू किस तरह से करते हैं। ओके, अगर ये भी आपके लैपटॉप में या जो भी आपका सिस्टम वगैरह है उसके अंदर अगर डाउनलोडेड है ना, तो फिर आप मैंडे रेफरेंस मैनेजर यूज करके इसके थ्रू भी रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास रेफरेंस उस तरह से नहीं ऐड हो रहा, तो इसमें आप ऐड न्यू करके, ठीक है, ये आप ऐड रेफरेंस मैनुअली ऐड करोगे। अब इसमें आपने मैनुअली किस तरह से करना है, आप डीओआई नंबर इधर पुट करोगे, या फिर पीएमआईडी नंबर आपने उस आर्टिकल का जाके कॉपी करना है, यहाँ पे पुट करना है। रेफरेंस टाइप कौन सी है आपने वो यहाँ से देख लेंगे। आप किसी बुक से ले रहे हो, कोई जर्नल है तो उसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल है, मैगजीन आर्टिकल है, जर्नल आर्टिकल है, तो वो आपने इधर बताना है। या आप एक थीसिस से ले रहे हो, जिधर से भी ले रहे हो ना, आपने रेफरेंस टाइप अपना बताना है। आपने उस आर्टिकल का टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। उस ऑथर जितने भी उसके थे, बिल्कुल टाइटल के नीचे ऑथर्स के नेम लिखे होते हैं, आपने वो कॉपी करके यहाँ पे बताने हैं।
ये मैनुअल रेफरेंस ऐड करने का तरीका है। जितने जो जर्नल है आपने उसका बताना है, ये चीजें आपने अगर दी हुई हैं उन्होंने तो ऐड कर लें, अगर नहीं दी हुई तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, जर्नल का तो आप बताएंगे, लेकिन ये ईयर और पेजेस, वॉल्यूम, इशू जो चीजें हैं वो आप ऐड कर लें, जो नहीं है उनको आप स्किप कर दें। देन आपने उसका जितना भी एब्स्ट्रैक्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे कॉपी करना है। ऐड एंट्री करेंगे आपके पास बिल्कुल इसी फॉर्म में जैसे बाकी के रेफरेंसेस यहाँ पे सेव हैं, इस तरह से ही आपके पास वो भी सेव हो जाएगा। ठीक है, वो सेव हो जाएगा। और जैसे आपने एंड नोट से किया था कि ऐड किया आपने उसको, इसी तरह से आप उसको भी वहां पे जाके एज अ रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, उसकी साइटेशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं, इनका सेपरेटली हर एक जो सॉफ्टवेयर है इसका लेक्चर जब यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और लाइक राउ सॉफ्टवेयर है उसका अलग से बना के वीडियो शेयर की जाएगी। जो रेफरेंस मैनेजर्स हैं टूल, यानी कि मेंडले है, जेट्रो है या फिर एंड नोट है, तो इनके भी अलग से आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं और ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसको कंक्लूड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप देख सकते हैं इसको बाद में। लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपसे। नो, अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं ना, अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि इंट्रो में जो 8 to 12 लाइंस लिखनी है वो पर पेज नहीं, वो पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं लिखनी, वो आपने टोटल 8 to 12 लाइंस लिखनी है और 3 पैराग्राफ्स में बना के लिखनी है। उसका इस तरह से कि जब आप एक आर्टिकल के अंदर पब्लिश करते हो ना उसको, या लिख के भेजते हो आर्टिकल फॉर्मेट में, तो वो स्प्लिट फॉर्म में होता है। वो स्प्लिट फॉर्म में होता है तो वो ऑलरेडी जब आप 8 to 12 लाइंस लिखते हो तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ यहाँ पे, अगर जस्ट अ मिनट। ये देखें, इस तरह से स्प्लिट हुआ होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ ये, क्योंकि इसमें तो ज्यादा है लेकिन तीन, इसमें 4 पैराग्राफ्स है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको 3 पैराग्राफ्स के अंदर जो है ना कंप्लीट करें। फर्स्ट वाले में व्हाट, हाउ एंड व्हाई, वो जो 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। आपने कोशिश करनी है कि जैसे इसका कीवर्ड अगर एक्यूट किडनी इंजरी, तो वो कोशिश करनी है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड्स यूज करें, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज है, एक्यूट किडनी इंजरी है, और इस तरह के इसके कीवर्ड्स हैं उसमें वो सारे यूज किए हुए हैं। और सेकंड वाले में कोशिश करें कि आप अपना एरिया जो है उसको ज़रूर डिफाइन करें और उसके साइटेशन भी ज़रूर डालें। और थर्ड वाले में जो आपकी जो भी लिमिटेशंस थी या फिर जो आपका इस तरह से कोई चीज़ थी लिमिटेशन या सिग्निफिकेंस वगैरह, तो वो आप इसके अंदर ऐड करें थर्ड पैराग्राफ के अंदर, उसको कंक्लूड कर दें। ये सारे सॉफ्टवेयर्स पेड नहीं है। सारे पेड नहीं है। रॉ सॉफ्टवेयर जो है वो तो आप इजीली गूगल वगैरह से कर लेते हैं, ठीक है, इजीली। उसके अलावा जो एंड नोट है वो सिर्फ आपको अपने लैपटॉप में या जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर आपको सिर्फ डाउनलोड करवाना पड़ेगा एक दफ़ा, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो ऐसे ही, वो भी पेड नहीं है। और जो आपके पास एसपीएस सॉफ्टवेयर है ये भी आपको एक दफ़ा डाउनलोड डाउनलोड करवाना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि आप जहाँ से डाउनलोड करवाएंगे या इसको करवाएंगे अपने लैपटॉप में तो वो आपसे पेमेंट या चार्जेस लेते हैं कि नहीं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है, क्योंकि वो जब अपने कॉलेज में ये थीसिस या इस तरह से प्रोजेक्ट करवाती हैं तो वो स्टूडेंट्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो खुद से प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से जो भी टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट करके तो अपने ये आप डाउनलोड करवा लें अपने लैपटॉप के अंदर। और अगर आप नहीं करवा सकते तो फिर आपको कहीं बाहर से ये पे करके तो फिर करवाने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने कॉलेज से करवा लें। लाइक ये जो एसपीएसएस है मेनली आप डाउनलोड कर सकते हो खुद ही। ठीक है, रॉ सॉफ्टवेयर जो आप गूगल से यूज कर सकते हो। एंड नोट भी आपको करवाना पड़ेगा, एसपीएसएस भी आपको करवाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आपको करवानी पड़ेंगी। कॉलेज से करवाएंगे तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बाहर से कहीं से करवाते हैं तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑथर का है ना, इसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ऑथर का तभी नाम फर्स्ट पे आएगा कि उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, मोस्टली अब स्कूल या कॉलेज, सॉरी स्कूल कह रही हूँ, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में इस तरह से होता है कि जो टीचर हैं जो सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपना नेम फर्स्ट पे लिखवाते हैं, हालांकि उनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ सुपरविजन में होती है। उनका जो है नेम एज अ सुपरवाइजर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो टीचर्स क्या करते हैं कि अपना नेम फर्स्ट पे लिखवा देते हैं, जो कि गलत बात है।
और ये बच्चों के साथ जो है वो फिर एक तरह से नाइंसाफी हो जाती है। तो जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है, सबसे ज्यादा काम किया है, उसका नाम फर्स्ट पे आएगा, देन सेकंड एंड देन थर्ड। और इसी तरह से होता है, इसी या फिर अल्फाबेटिकली भी लिखवा सकते हैं। लेकिन ये है कि जिसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी उसका नेम फर्स्ट पे आता है। और फर्स्ट ऑथर की वर्थ ज्यादा होती है सेकंड एंड थर्ड, देन उसके बाद बाकी जो है वो फिर कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ 3 या 4 मतलब होने चाहिए ऑथर्स। बाकी जो है वो फिर उनकी उस तरह से वर्थ नहीं होती, फर्स्ट 3 की ज्यादा होती है। लेकिन ये सिर्फ ये इसका डिफरेंस यही आता है कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड और थर्ड आता है। किसी और का कोई क्वेश्चन म्यूट करें मिस्टर हुमैर, और आप खुद बताएं बाकी चीज जो कोई रह गई है तो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। यहाँ पे एक इक्वल कंट्रीब्यूशन का भी सिनेरियो होता है। बहुत सी टाइम ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपने और किसी और ऑथर ने इक्वल काम किया है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, मतलब आपके आपस में किसी चीज़ की वजह से इशू ना बने। तो वहाँ पे एक ऑप्शन यूज की जाती है जिसको बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन। उसमें आपका नेम बेशक फर्स्ट पे हो बेशक सेकंड पे हो, जो पहले दो ऑथर्स हैं वो मेन ऑथर्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। और ऐसे सिनेरियोज में अक्सर जब आप पेपर रीड कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का साइन होता है उसके ऊपर, तो उसको उन्होंने नीचे इलेबोरेट भी किया होता है कि दीज कंट्रीब्यूटर्स कंट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो। बाकी जितनी आपका पहले नाम होगा उतनी वर्थ ज्यादा होगी। और बिल्कुल कोशिश करें कि पहले फर्स्ट 3 या 4 ऑथर्स में आपका नाम हो। तो उसके बाद वाली की मतलब होती है वैल्यू, लेकिन उतनी नहीं जितनी टॉप वाले ऑथर्स की होती है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे प्रिंसिपल ऑथर जो है, यानी कि मेन ऑथर, वो जरूरी है फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए या नहीं। देखें, ये ऑलवेज चांसेस को इंक्रीज करता है अगर आप प्रिंसिपल ऑथर हैं, लेकिन इस स्टेज पे अगर आप को ऑथर भी हैं तो इट्स आल्सो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारी जगह पे या बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसे होता है कि जो बच्चे ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जिनके पास अभी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होती है, उनके पास पब्लिकेशन होती नहीं है। तो उनसे वो लोग अच्छे होते हैं जिनकी कम से कम को ऑथर में कोई ना कोई पब्लिकेशन है। तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर हमको ऑथर है अंडर ग्रेजुएट स्टेज पे तो उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, बल्कि किसी भी स्टेज पर है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी, तो को-ऑथर्स भी मैटर करते हैं। बस डिपेंड कर रहा होता है कि आपका नेम किस पोजीशन पे है, प्लस कि आप किस जर्नल में अपना पेपर सबमिट कर रहे हैं। हर जर्नल का एक एक सेपरेट इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश करें कि क्वालिटी वाले जर्नल में अपने जो है ना पेपर्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को सबमिट करवाएं। उसकी वर्थ ज्यादा होती है। इवन के अब रिसेंटली चाइनीज प्रोफेसर्स और दूसरे खास तौर पर यूरोपियन प्रोफेसर स्पेशली पूछते हैं कि आपकी पब्लिकेशन है तो किस जर्नल में है। तो वो जर्नल आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को डिसाइड करता है। हाँ जी, और बिल्कुल जर्नल में अगर आपने जिस अच्छे जर्नल के अंदर अगर आप सबमिट करवाना है, तो उसके लिए फिर आपका जो वर्क है वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अच्छे जर्नल में सबमिट कराना है और काम आपका कुछ भी ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर वर्क भी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सम टॉपिक्स फॉर रिसर्च, मैं आपको किस तरह रिकमेंड करूँ? मुझे आपकी डोमेन आपकी फील्ड नहीं पता, तो मैं आपको टॉपिक्स कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ? आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, अगर सेम रेलिवेंट फील्ड है तो फिर मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड कर दूंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हम कल करेंगे इंशाल्लाह ना, रिसर्च प्रपोजल राइट अप में। वो आप सब लोग लाजमी अटेंड कीजिएगा। कहीं ना किसी लाइफ के स्टेज पर ये दो टॉपिक्स आपके बहुत काम आएंगे, बल्कि तीनों टॉपिक्स। अब एआई इतना हॉट टॉपिक बन चुका है कि हर चीज में आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। एक टाइम था जब एआई एडवांस नहीं था तो एआई को कुछ समझा नहीं जाता था। अब एआई इंसानों जितना सियाना हो चुका है, अब एआई को भी वो यूज किया जाता है और यूजफुल मीनिंग्स के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा सेकंड चीज है रिसर्च प्रपोजल। वो आपकी हर स्टेज पे काम आएगा, नो मैटर आप पाकिस्तान में कोई ना कोई डिग्री कर रहे हैं या फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए रिसर्च प्रपोजल एक बहुत जरूरी चीज होती है। और थर्डली मोटिवेशन लेटर। तो ये तीनों चीजें, ये सवाल आपका कल इंशाल्लाह कवर करेंगे।